अब हम लोग चर्चा करेंगे सेल से संबंधित तीन भौतिक राशियों की। सेल का वैद्युत वाहक बल, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और सेल का सिरा विभवांतर। तो पहले सेल का वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल, शॉर्ट में ईएमएफ लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में भी हम चर्चा किए थे, यहाँ पर लिखा है वैद्युत वाहक बल। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये बल नहीं है, ये प्रारंभ में ही गड़बड़ी हो गई। वैद्युत कहते हैं आवेश को, वाहक मतलब ढोने वाला, बल। तो चूंकि सेल का काम था कि परिपथ में यह आवेश को प्रवाहित कराता था। आप किसी भी सेल के दोनों सिरा से अगर कोई चालक तार जोड़ दें तो उस तार में आवेशों का प्रवाह यानी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। चूंकि विद्युत धारा के प्रवाह का स्रोत कौन बना? तो सेल बना, और इसमें जो भी भौतिक राशि जिम्मेदार है उसका नाम रख दिया गया वैद्युत वाहक बल। लेकिन वास्तव में यह वैद्युत वाहक बल क्या है? तो संपूर्ण परिपथ में प्रति कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में सेल की जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसी को सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। किसी सेल का वैद्युत वाहक बल लिखा है 12 वोल्ट। इसका अर्थ क्या है कि 1 कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में सेल की 12 जूल ऊर्जा जो है वो खर्च होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यह जो आपका वैद्युत वाहक बल सेल का है लिखा हुआ है वो क्या है? तो संपूर्ण परिपथ में प्रति एकांक कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में जो भी ऊर्जा उसकी खर्च होती है उसे ही सेल को वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो संपूर्ण परिपथ में प्रति कूलम्ब आवेश को प्रवाहित कराने में सेल की खर्च होने वाली ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब यह जो सेल का वैद्युत वाहक बल है, जिस समय सेल से धारा नहीं ली जाती है, अर्थात जब परिपथ खुला है यानी धारा परिपथ में प्रवाहित नहीं होती है, तो खुला परिपथ में अर्थात जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तब सेल का वैद्युत वाहक बल सेल के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। विभवांतर भी आप क्या पढ़े हैं? दो बिंदुओं के बीच प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में जो किया गया कार्य वही विभवांतर कहलाता है। तो खुला परिपथ में अर्थात जब सेल से धारा नहीं ली जाती है तब सेल का वैद्युत वाहक बल सेल के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। तो अब चूंकि यह वैद्युत वाहक बल एक प्रकार से विभवांतर है तो इसका मात्रक और बीमा भी वही होगा जो विभवांतर का होता है। तो वैद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक
वोल्ट होता है और इसका बीमा ml स्क्वायर T-3I-1 होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखो इस आंतरिक प्रतिरोध का क्या मतलब है। तो हम बताए थे कि सेल में आयनिक लवण का घोल होता है जिसे हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। इसमें ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक को एनोड कहते हैं और दूसरे को कैथोड कहते हैं। अब जैसे इस दोनों सिरा को आपस में जुड़िएगा तो यहां पर जो आयनिक लवण के घोल हैं, जैसे मान लो यहां पर H2SO4 का है तो H2SO4 में 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस ये आयन में टूट जाता है। तो जैसे यहां से इस तार को जुड़िएगा तो यह जो आपका ऋणायन है वो कैथोड पर और धनायन जो है वो एनोड पर जमा होगा। ये इसके जमा होने से इसमें जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है इस पर आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस तार से निकल करके इसमें प्रवेश करेंगे और यहां पर धनायन को उदासीन करते जाएंगे। अगर इसको आप आवेशित करना शुरू करते हैं तो इसका उल्टा प्रवाह होता है। ऐसी स्थिति में जब किसी सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है तो विद्युत अपघट्य के अंदर धनायन और ऋणायन एनोड तथा कैथोड की ओर गतिशील होते हैं। इस गति के दौरान उस आयनिक लवण के घोल में जो शेष अणु बचे हुए हैं उनसे इनकी टक्कर होती है, अर्थात इनके प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होता है। तो इस धनायन और ऋणायन के प्रवाह में जो अवरोध, जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। तो जब किसी सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है तब सेल के अंदर धनायन तथा ऋणायन एनोड तथा कैथोड की ओर गतिशील होते हैं। गति के दौरान धनायन तथा ऋणायन विद्युत अपघट्य के अणुओं से टकराते हैं जिसके फलस्वरूप इनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है।
धनायन तथा ऋणायन के प्रवाह में उत्पन्न इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। जब किसी सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है, दोनों काम होता है। सेल को आवेशित करना है तो धारा देना पड़ता है। तब सेल के अंदर धनायन तथा ऋणायन एनोड तथा कैथोड की ओर गतिशील होते हैं। गति के दौरान धनायन तथा ऋणायन विद्युत अपघट्य के अणुओं से टकराते हैं, जिसके फलस्वरूप इनके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। धनायन तथा ऋणायन के प्रवाह में उत्पन्न इस अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए, आंतरिक प्रतिरोध को प्रायः स्मॉल r द्वारा व्यक्त किया जाता है और आंतरिक प्रतिरोध हमेशा बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। इसको याद रखना है। आंतरिक प्रतिरोध सेल का हमेशा बाह्य प्रतिरोध के साथ किस क्रम में जुड़ेगा? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सेल का सीरा विभवांतर। तो देखिए, जिस समय सेल से धारा ली जाती है या सेल को धारा दी जाती है, तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण कुछ विभव का पतन होता है, यानी कुछ ऊर्जा की हानि होती है। तो उस समय सेल के सिरों के बीच जो भी विभवांतर रहता है उसी को सेल का सिरा विभवांतर कहा जाता है। तो धारा लेते समय जो विभवांतर सिरों के बीच है वह उसके वैद्युत वाहक बल से कम होता है, और जिस समय सेल को आवेशित करना रहता है उस समय उस पर आरोपित विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो आंतरिक प्रतिरोध के कारण जो विभव का पतन होना है उतना अतिरिक्त जब विभवांतर देंगे तब वैद्युत वाहक बल तक सेल को आवेशित किया जा सकता है। तो सेल का सीरा विभवांतर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। जब सेल से धारा ली जाती है या जब सेल को धारा दी जाती है, तब सेल के सिरों के बीच के विभवांतर को सेल का सिरा विभवांतर कहा जाता है। जब सेल से धारा ली जाती है या जब सेल को धारा दी जाती है, तब सेल के सिरों के बीच के विभवांतर को सेल का सिरा विभवांतर कहा जाता है। अब वैद्युत वाहक बल आंतरिक
आंतरिक प्रतिरोध तथा सिरा विभवांतर के बीच संबंध। तो देखो, ये सेल का संकेत है। दो समानांतर रेखाएं एक दूसरे के नजदीक खींची जाती है, एक बड़ी रेखा और एक छोटी। ये सेल का संकेत है। एक से अधिक सेल अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, उसका मतलब उसका नाम बैटरी हम लोग कहते हैं। ये जो लंबी रेखा है वो धन ध्रुव को और छोटी रेखा ऋण ध्रुव को दर्शाती है। तो ये प्लस हो गया, ये माइनस। मान लो इसका वैद्युत वाहक बल E है, इसके साथ हमने एक प्रतिरोधक जोड़ दिया जिसका प्रतिरोध R है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, जिसको यहां हम लोग दिखाते हैं। हम पहले चर्चा कर चुके हैं, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर लिया जाता है। तो सेल के धन ध्रुव से धारा मान लो I निकली, वह इससे होते हुए फिर सेल के ऋण ध्रुव में प्रवेश कर जाएगी। हमने बताया कि आंतरिक प्रतिरोध इस बाह्य प्रतिरोध के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। तब परिपथ का कुल प्रतिरोध स्मॉल r प्लस कैपिटल R। आरोपित विभवांतर यहाँ वैद्युत वाहक बल E के बराबर है, और ओम के नियम के अनुसार I बराबर सूत्र विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। तो यहां पर E क्या है? तो सेल का वैद्युत वाहक बल, ये क्या है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल R क्या है? तो बाह्य प्रतिरोध। अब परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I बराबर E बटा, अगर पूछा जाए किसी सेल से अधिकतम कितनी धारा ली जा सकती है, तो आंतरिक प्रतिरोध का कुछ कर नहीं सकते। अगर बाह्य प्रतिरोध शून्य हो जाए तो उस स्थिति में सेल से अधिकतम धारा प्राप्त होगी। तो सेल से प्राप्त होने वाली अधिकतम धारा I महत्तम बराबर, सूत्र याद रखिएगा, E बटा स्मॉल r। किसी सेल से इतना अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब इस व्यंजक से देखिए, तो I कैपिटल R स्मॉल r इजकल टू E, I R इजकल टू I स्मॉल r E, I R इजकल टू E माइनस I R। यह जो I R है, इस प्रतिरोधक के सिरों के बीच का विभवांतर है, और ये प्रतिरोधक इस सेल के समानांतर में, अर्थात इस सेल के सिरों के बीच का विभवांतर जिस समय धारा ली जा रही है वह I इंटू R है, जो इस प्रतिरोधक के सिरों के बीच के विभवांतर के बराबर है। इसको हम लोग V से सूचित करते हैं, EIR। यह जो I इंटू R है, यह विभव पतन है। किसके कारण? सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो जिस समय धारा ली जा रही है, यह जो सिरा विभवांतर है वैद्युत वाहक बल से कम हो गया। कितना? IR, जहां V बराबर IR। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर है, जो सेल के सिरा विभवांतर के बराबर है। I इंटू स्मॉल r विभव पतन है। तो जिस समय धारा ली जाएगी उस समय सिरा विभवांतर हमेशा वैद्युत वाहक बल से कम होगा। अगर धारा नहीं ली जाए तो ये पद 0 हो जाएगा, तो V बराबर ही, जैसा कि हम लोग परिभाषा में लिखे। अब देखो, कभी कभी सवाल पूछता है, अगर इस प्रतिरोधक के समानांतर में कोई प्रतिरोधक जोड़ दिया जाए, तब उस समय जो है इसका विभव पतन यानी IR का मान घटेगा कि बढ़ेगा कि अपरिवर्तित रहेगा।
तो जैसे यहाँ समानांतर में जोड़िएगा समतुल्य प्रतिरोध घट जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध जब घटेगा तो I का मान बढ़ जाएगा और I का मान बढ़ेगा तो विभव पतन का मान भी बढ़ जाएगा। और अगर इसके श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो उस केस में I का मान घट जाएगा, I घटेगा तो विभव पतन भी घट जाएगा। अब यदि सेल को आवेशित करना है तो इस आंतरिक प्रतिरोध के कारण जितना विभव पतन हो रहा है उतना अतिरिक्त जो है विभवांतर आरोपित करना पड़ेगा। तो सेल को आवेशित करने के लिए सेल के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V बराबर E प्लस IR, इसको याद रखिएगा। सेल के सिरा विभवांतर तथा सेल के वैद्युत वाहक बल के अनुपात को सेल की दक्षता कहा जाता है। अतः सेल की दक्षता, ये संकेत को पढ़ते हैं एकटा, दक्षता हमेशा इसे सूचित करते हैं V/E × 100। दक्षता हमेशा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। तो सेल की दक्षता सेल का सिरा विभवांतर और वैद्युत वाहक बल के अनुपात के बराबर होती है। अब इस प्रकार से सेल के आंतरिक प्रतिरोध, सिरा विभवांतर, वैद्युत वाहक बल से हम लोग परिचय हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में सेलों के समूहन की चर्चा हम लोग करेंगे।